अगर जल्दी पैसा बनाने का किसी के पास तरीका है, उसे तो YouTube में होना ही नहीं चाहिए। फिर उसे क्या जरूरत है? अगर मेरे पास भी होता, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है मेहनत से वीडियो बना के एडिट करके कंपनी चलाने का। टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। आपको टिप चाहिए, रेस्टोरेंट में जाओ, वेटर बन जाओ, वहाँ बहुत टिप मिलती है। आपने 2-3 दफा ये बोला मैं इंट्रा डे के बहुत ज्यादा सपोर्ट में नहीं दिखाई पड़ता। तो जुआ मानता हूँ। यंगस्टर्स अगर जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं तो लॉजिकली मुझे वो लोग सही नहीं लगते जो ऐसा करते हैं। सुना है भी थोड़े दिन पहले शादी हुई आपकी। हाँ जी सर, 7 महीने हुए और अच्छी चल रही है। पता होता तो पहले करता। यही तो प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया में ऑडियंस किस उम्र की होती है? 20 साल, 25 साल, 30 साल। अगर आप उनको ये बोलो कि आप अगले 10-15 साल में रिटायर हो सकते हो, तो ये बहुत अच्छा कंटेंट बनता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। नया सीरीज शुरू हुआ है, फाइनेंशियल फ्रीडम बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। बड़े जबरदस्त व्यक्ति से आज मिलने जा रहा हूं मैं। इनका नाम है प्रांजल कामरा। ये हमारे पहले गेस्ट हैं। 26 एपिसोड्स, 6 महीने तक ये सीरीज चलेगी, जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम पे हम आपको बिजनेस ऑपरेशंस के साथ ये सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। आसान भाषा में कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टर्म समझाएंगे। वैसे तो मैं शूट कर चुका हूँ, शूट करने के बाद आज ओपनिंग दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा पहली बार मैं आज बड़ा भारत की तरह डॉक्टर विवेक बिंद्रा शो की तरह नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ प्रांजल की पर्सनालिटी को डिकोड करने की बहुत कोशिश करी और समझ में आया कि यार ये आदमी वो है जो बेसिक्स को जानते हैं। समझ में आया ये बेसिक्स को ना बार बार छोड़ते नहीं है। ये क्विक मनी फट 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 कमाए ऐसा नहीं है। सेफली आराम आराम से लंबे समय तक पक्का कैसे कमाए उस पर काम करते हैं। तो अगर आपको वो सेफ्टी के साथ में वो फंडामेंटल्स पकड़ने हैं तो 6 मिलियन सब्सक्राइबर तुक्के से नहीं बनते। इन्वेस्टोनॉमी किताब जो उन्होंने लिखी है, स्टॉक मार्केट गाइड दैट मेक्स यू रिच, ये तुक्के से नहीं लिखी जाती। फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अमेजिंग कंपनी फिनोलॉजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, ये सब तुक्के से नहीं किया। इनसे हमने जो बात करी आज पर्सनल फाइनेंस पे, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP, डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सब्जेक्ट पे बात करी। पर उसमें मेरे को उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ समझ में आई कि यार बहुत धैर्य है, बहुत बहुत स्टेबिलिटी वाले आदमी है। ये बहुत स्टेबिलिटी है। जल्दी फट 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 दो जोड़ जल्दी जब कमा 2 करोड़, वो स्टाइल के आदमी नहीं है। तो आपको बहुत लर्निंग्स मिलेंगी। इस एपिसोड को पूरा देखिएगा। स्वागत है आपका प्रांजल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुना है भी थोड़े दिन पहले शादी हुई आपकी। हाँ जी सर, 7 महीने हुए और अच्छी चल रही है। पता होता तो पहले कर लेता 2-4 साल। यही तो प्रॉब्लम है, सबको पता होता इन्वेस्टमेंट पहले शुरू कर लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला प्रश्न पे आता हूँ सीधा। मेरा पहला प्रश्न है, रिश्तेदार कहते हैं यार LIC कर ले, और पुराने समय के हैं, और लेकिन अपने ससुराल वालों को लगता है कि बेटी को अच्छा घर मिले तो कहते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। जब टीवी में सचिन और धोनी आकर के बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है ना? क्या सही है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दोस्त कहता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, असली रिटर्न वहाँ मिलता है। और पर्सनल फाइनेंस पे आज कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ चलते हैं। लेकिन पहला सवाल, फायर एक टर्म आजकल एकदम फायर की तरह चल रहा है, यूट्यूबर खूब बात कर रहे हैं इसके ऊपर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। सबको चाहिए यार मैं जल्दी फ्री हो जाऊं, पैसा आ जाए, पैसिव इनकम हो जाए, क्या किया जाए। और फोमो इतना है कि जेनजी भी बोलते हैं कि भाई फ्लावर नहीं फायर बनना है ना? फटाफट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए, एकदम रिटायर हो जाऊं। इस पे आपका क्या सुझाव और क्या समझ है, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली पे? देखिए, इस पे ना मुझे ये लगता है कि ये सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा टर्म है। अगर आप किसी को ये बोलो कि सोशल मीडिया में ऑडियंस किस उम्र की होती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, अगर आप उनको ये बोलो कि आप अगले 10-15 साल में रिटायर हो सकते हो, तो ये बहुत अच्छा कंटेंट बनता है। बहुत लोग इसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। मतलब ये ट्रैफिक गेन करने का तरीका है। ट्रैफिक गेन करने का बहुत अच्छा तरीका है। मैं इससे 2 कारणों से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करता हूँ। पहला, ये फीजिबल नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों। और दूसरा, बिकॉज अगर आप 40 में रिटायर हो जाओगे तो वो 2 साल भर तो रिटायरमेंट अच्छा लगेगा, फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। एक किस्सा मुझे बहुत पसंद है, जहाँ एक आदमी ने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, तो वो मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है। अब वहाँ उसे जो खाने को चाहिए, जो साजो सामान चाहिए, घर बंगला चाहिए, सब मिलता है। कुछ भी काम करने का वो सोचे तो इतने सेवक हैं कि सारा काम हो जाता है। तो कुछ समय बाद वो बोर होने लगता है, साल भर बाद फ्रस्ट्रेशन, 2 साल बाद डिप्रेशन, और वो भगवान से पूछता है मैंने इतने अच्छे काम किया, आपने स्वर्ग दिया, इससे अच्छा तो मुझे नर्क ही भेज देते, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। भगवान बोलते हैं तुझे क्या लगता है तू कहाँ है? तो जब हमारे पास कोई काम ना हो, जब हम रिटायर हो जाए, तो वो नर्क है। तो आई थिंक हम एक तरफ तो हम भारतीय आज से पहले तक ये देखते थे कि हम रिटायर हो गए 65-70 साल में और अब हमारे पास सेविंग्स नहीं है। इस चीज से मुझे चिंता होगी।
वहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है, तो उस पर मैं आऊँगा, फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। लेकिन 40 के बाद आपके पास कोई काम नहीं है, साल 2 साल बाद आप 2 चीज़ें करोगे, या तो आपने जो भी सेविंग्स की, क्योंकि जब बोर्डम होता है तब हम इम्पल्स शॉपिंग करते हैं, तब हम जाके घर खरीद लाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ गाड़ी खरीद लाते हैं जो हमको नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि हमारे पास काम नहीं है। तो 40-45 में रिटायरमेंट होने के कंसेप्ट से मैं तो अग्री नहीं करता। दूसरा, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा इस फायर कंसेप्ट को मानूं और मैं सारी सेविंग्स बहुत डिसिप्लिन के साथ करूं, परिवार के खर्चे रोक दूं। मैं जहां 25 साल बाद रिटायर होता, मैं 15 साल में रिटायर हो गया, लेकिन वो 15 साल मैंने अपने लिए नर्क बना दिए लाइफ के, अपने पीक के। एक्चुअली आपने बता दिया दोनों नर्क हो गए, बिल्कुल रिटायर होने के बाद भी और रिटायर होने के चक्कर में रिटायर होने से पहले भी। बिल्कुल। अगर आप अलाउ करो मैं इसको नया टर्म दूं, जी जी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रीट्राई अर्ली। जी जी रीट्राई अर्ली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गया तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में, जो मेरा काम है कि भाई आप रीट्राई करो, अभी तक आपने जॉब से पैसा कमा, अब आप काफ़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गया, रीट्राई कर सको। वैसे आप कुछ कह रहे थे, आज तो माइक आपका है। तो एक तरफ ये भी एक्सट्रीम है कि कोई 65 का हो गया और उसके पास रिटायरमेंट के लिए जमा पूंजी नहीं है, लेकिन ये भी एक्सट्रीम है कि कोई 40 का हो गया और वो रिटायरमेंट चाहता है। और अगर बात इस बात की है कि नहीं फायर से हमारा मतलब ये है कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो, तो मैं कहता हूं वो तो 25 से होना चाहिए ना, वो तो 20 से होना चाहिए ना। आपकी जो फील्ड में आपको पैशन है, वहाँ शायद आपको जॉब शुरुआत में 10,000 रुपये कम का मिलेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन ग्रोथ तो वहीं से आएगी। तो आई थिंक अपना पैशन फॉलो करना है तो उसके लिए 45 पे नहीं रुकना है, वो तो 25 से शुरू करना है। और मैंने देखा आप और आपकी वाइफ दोनों अपना अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ वो जी। लीगल पे बात करती हैं जी, और जी। आप फाइनेंस पे बात करते हैं जी। उनका चैनल बड़ा अच्छा है, क्या नाम चैनल का? प्रिया जैन। प्रिया जैन। तो आप लोग देखिएगा प्रिया जैन जी के चैनल को भी। और प्रिया जी, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, थैंक यू लिख दीजिएगा, वैसे ज़बरदस्ती लिखवा रहा हूँ। एनीवेज आगे चलता हूँ मैं। आपने बड़ा अच्छा बताया मुझे, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ क्वेश्चन को। अगर मैं पैशन पे काम कर रहा हूँ, फिर भी अगर मैं चाहता हूँ कि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर के आऊँ, मेरे लिए एक तो पहला सही एज क्या होनी चाहिए, बिल्कुल। दूसरा जो आप सबके लिए पूछ रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एज सेंट्रिक है नहीं है, क्या सही एज होनी चाहिए, इस पे आपकी समझ सुझाव क्या है। दूसरा, मुझे जाना कहाँ चाहिए उस एज में, SIP पे, म्यूचुअल फंड पे, स्टॉक मार्केट पे, पेंशन फंड पे, या कुछ और प्लान करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये। इस पे मैं ये कहूँगा कि देखो, अगर हम कॉम्प्लेक्स होना चाहें, एकदम इंट्रिकेट स्ट्रैटेजीज, किसी की गोल प्लानिंग रिस्क के हिसाब से, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और कई बार मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को जानबूझकर बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, वरना पैसे कैसे कमाएंगे। कोई मरीज अगर आए और मैं उसे बोलूं कि कुछ नहीं है, फल खा ले, विटामिन C खा ले, तो फीस कैसे मिलेगी। कई बार, मैं नहीं कह रहा सब ऐसे करते हैं, लेकिन कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एलिमेंट्री लेवल पे फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर कोई इसे सच में सिंपल रखना चाहे, बहुत सिंपल है। क्या रूल है simple? 5-6 स्टेप्स हैं। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि निवेश करने से पहले हमें हमारे पास जो ऑलरेडी है उसको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं बहुत मेहनत से अपनी सैलरी से 5,000 रुपये महीना जमा करके म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ, और भगवान ना करे मुझे कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, 1 लाख का बिल तो आप हॉस्पिटल में जाने के लग जाते हैं आजकल। तो सबसे पहले आता है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। स्टेप नंबर 1, लाइफ इंश्योरेंस किसका? जो घर में अर्निंग मेंबर है। कई बार मैं देखता हूं बच्चों की लाइफ इंश्योरेंस ले ली जाती है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस है कि जो घर की अर्निंग मेंबर है, अगर उसे कुछ होता है तो परिवार की आर्थिक स्थिति पे फर्क ना पड़े। ये पहला स्टेप। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि बीमार कोई भी हो सकता है। आप हॉस्पिटल जाएंगे, 2 लाख का बिल बन जाना है, तो सबसे पहले लाइफ, फिर हेल्थ इंश्योरेंस। जब हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं, यहीं हम फंसते हैं। हम देखते हैं कि यूलिप ले लेते हैं, इसमें साथ में इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। तो कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है, नीट एंड क्लीन रखें, एकदम नीट एंड क्लीन। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मतलब प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये इतना सस्ता है कि अगर कोई यंग है, 25 साल से कम का है, तो लगभग 10,000 रुपये में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा। वेरी गुड। तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, 500-600 रुपये महीने में ये आ जाता है। स्टेप 1, स्टेप 2 डन। स्टेप 3 इसके बाद आता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी, जैसे कोविड में जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे उनकी दुकानें बंद हो गई, किसी का जॉब चला गया, कभी हमारा कोई एक्सीडेंट भी होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, 2 महीने की लीव लेनी पड़ती है। तो 3-4 महीने का खर्चा घर का हमारा सेविंग्स अकाउंट में रहे। इसको इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड इसका नाम है। तो उसको रखिए ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी आए तो आपको कोई ऐसी जगह से पैसा ना निकालना पड़े जहां पे एंट्री मुश्किल है या जहां पे आप रिटर्न्स को मिस आउट करेंगे। तो वो
ऑटो स्वीप अकाउंट हो सकता है। सेविंग्स अकाउंट में आप ऑटो स्वीप एक्टिवेट करिए, जिससे क्या होता है कि सेविंग्स अकाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप जब चाहो निकालो, एफडी का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इमरजेंसी फंड मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने, ये चीजें करके रखनी। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। इसके बाद, और ये ना मुझे चौथा पॉइंट यंग लोगों को समझाने में बहुत मुश्किल होती है कि वो नहीं मानते हैं कि वो बहुत जल्दी बूढ़े होने वाले हैं। जब आप 20-25 के हो तो आप 55-60 के होने वाले हो, ये आप सोचते नहीं हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर कोई चौथा स्टेप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करे, वो उस इंस्ट्रूमेंट से करे जिससे वो कंफर्टेबल है। वो एनपीएस हो सकता है, वो पीएफ हो सकता है, वो चाहे तो सिर्फ एफडी से करे, या टाइम है तो म्यूचुअल फंड से करे। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। मुझे सबसे ज़्यादा एनपीएस पसंद है, क्योंकि एनपीएस में क्या है कि आप चाह के भी पैसे निकाल नहीं सकते। पीएफ में आप 15 साल बाद निकाल लोगे, म्यूचुअल फंड में आपने टैक्स सेवर में लगाया तो 3 साल में निकाल लोगे, वो पैसे कभी जमा ही नहीं होते। एनपीएस में आप 60 साल के पहले पैसे निकाल ही नहीं सकते, कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस के अलावा। तो मेरा चौथा स्टेप हमेशा रहेगा कि मैं एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर यूज़ करूं। वो रिटायरमेंट कैलकुलेटर में क्या होता है कि वो आपके आज के खर्चे या आने वाले खर्चे इंक्लूड करता है, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी ये इंक्लूड करता है, और आप रिटायरमेंट कितने साल बाद है ये इंक्लूड करके आपको बताता है कि आज जब आप रिटायर होंगे आपको कितने पैसे चाहिए, और उसके लिए आपको आज से कितना निवेश करना है। गूगल में बहुत सारे रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन आप कैलकुलेटर पे जाओगे तो बहुत आसान है। ठीक है। और एनपीएस में इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, ये चौथा स्टेप है। अब 6 स्टेप होते हैं, मैं 5वें स्टेप पे आ रहा हूं। वो गोल्स जो अगले 10 साल के अंदर हैं और आपको पता है कि आने ही वाले हैं। जैसे हो सकता है कि बच्चों की कॉलेज की एडमिशन फीस, अभी बच्चा 8वीं में है तो आपको पता है 4 साल 5 साल बाद कॉलेज की फीस लगने ही वाली है, 10 साल बाद शादी होने ही वाली है। तो जो लगभग फिक्स्ड बड़े खर्चे हैं, इसके लिए प्लानिंग करने को हम बोलते हैं गोल प्लानिंग। तो इसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि हम म्यूचुअल फंड्स और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स इसका कॉम्बिनेशन रखें। मैं चाहता हूं कि लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड से भी करें, लेकिन इसमें होता क्या है कि लोग कंफर्टेबल नहीं होते। हम कितनी भी म्यूचुअल फंड की बात कर लें, किसी की नेटवर्थ होगी 1 करोड़ की, तो वो अपना 5% स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में डाल देंगे और कहेगा मैं इन्वेस्टेड हूं म्यूचुअल फंड में। मैं कहूंगा आप इन्वेस्टेड हो ही नहीं, आप सिर्फ नोशनली इन्वेस्टेड हो। जब तक आप अपनी कैपिटल का एक सब्सटैंशियल अमाउंट किसी एसेट क्लास में नहीं डाल रहे हो, मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानूंगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड से कंफर्टेबल नहीं हो, कोई बात नहीं, आप गोल्ड खरीद लो, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड उसका दूसरा तरीका है। उससे कंफर्टेबल नहीं हो, आप रियल एस्टेट में कंफर्टेबल हो, आप रियल एस्टेट में डाल दो। मेरे हिसाब से तीनों एसेट क्लास लगभग एक जैसे हैं, किसी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता रहा हूं नहीं शेयर ही करो, नहीं म्यूचुअल फंड ही करो। उस चक्कर में आप कैपिटल एलोकेट ना कर सको, ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। पैसा डालना जरूरी है। गोल्ड में म्यूचुअल फंड से शायद 1-2% रिटर्न कम आ जाए, लेकिन डालना जरूरी है। तो गोल प्लानिंग आपको कैसे करनी है, मेरा सजेस्टेड तरीका म्यूचुअल फंड होता है विद सम एलोकेशन टू सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। पहले हमारा टर्म इंश्योरेंस जी, दूसरा आपने बताया भाई मेरा हेल्थ में ठीक रखूं, प्रोटेक्टेड रखूं, बिल्कुल। तीसरा फिर उसके बाद आपने बताया कि अब मेरे पास कोई इमरजेंसी फंड होना चाहिए, चौथा आपने एनपीएस बता दिया हमारे को जी। पांचवा आपने बताया कि कोई अगर आपका टाइम बेस्ड गोल है 5 से 10 साल वाला, 5 से 10 साल वाला जी। छठा इसके बाद आता है अगर कोई, इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं 2 स्टेप्स को, अगर कोई आपके फ्लेक्सिबल गोल्स हैं, जैसे मान लीजिए आपको यूएस हॉलिडे पे जाना है। अब ये फ्लेक्सिबल इसलिए है कि हॉलिडे जरूरी है, लेकिन अगर कॉर्पस थोड़ा कम हो गया, पैसे थोड़े कम जमा हुए, तो आप यूएस ना जाके थोड़ी उससे सस्ती जगह चले जाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबल है, इस पे आपके जीवन निर्भर नहीं कर रहा है। अगर आपका प्लान है 5 BHK लेने का और कहीं प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप 3 BHK 4 BHK पे आ जाएंगे। अगेन लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं होगा ये। तो ऐसे गोल जिस पे आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो, और जनरल वेल्थ क्रिएशन, जैसे हम सबको होता है कि यार मेरे गोल्स तो चल रहे हैं, लेकिन ना मैं ज़्यादा सिक्योर फील करूंगा अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा फार्म हाउस हो, या एक एक्स्ट्रा गाड़ी हो, एक एक्स्ट्रा फ्लैट हो। वेल्थ क्रिएशन जनरली अमीर होने के लिए, अगेन ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है। वो एक्स्ट्रा सेकंड घर आपको मिले ना मिले, आपकी ज़िंदगी बदलने नहीं वाली है। इन चीज़ों के लिए आप एग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं, सिर्फ इन गोल्स के लिए। तो यहाँ अगर मैं म्यूचुअल फंड की तरफ जाऊँगा, मैं बहुत जनरली बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है रिस्क पे, लोन कितने चल रहे हैं, इन चीज़ों पे, लेकिन जनरली इन चीज़ों पे मैं रिस्क लूंगा। तो मैं हो सकता है थोड़ा पैसा इसमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डालूंगा। ये वो अमाउंट है जो मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में डालने की कोशिश करूंगा, खुद के पैसे पे रिस्क लेने की कोशिश करूंगा। तो जब
गोल कम जरूरी है तो आप रिस्क ज्यादा लेके ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करेंगे। शुरू की 5 चीजों में आपको हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। ओह वेरी गुड वेरी गुड। तो यानी कि जो रिस्क ले सकते हैं वो छठे में लेंगे हम लोग। बिल्कुल। पहले 5 में हमारे को अपने आप को स्टेबल रखना है। जी, इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा। जो तीसरा स्टेप अपना है इमरजेंसी प्लान वाला, जैसे ही आपका इमरजेंसी प्लान खत्म हो जाए तो जो चौथा स्टेप है रिटायरमेंट, उसको शुरू करने से पहले आप अपने एक्सपेंसिव लोन्स पे ऑफ करने की कोशिश करिए। तो आपका एजुकेशन लोन चलता रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। होम लोन चलता रह सकता है, वो सस्ता भी होता है। लेकिन अगर आपने Credit गाड़ी card है। क्रेडिट कार्ड तो सबसे डेंजरस लोन है। अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं, सबसे जितना एक्सपेंसिव लोन है उतना पहले पे ऑफ करना है। तो एजुकेशन हो गया, होम लोन हो गया, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपने कार लोन लिया हुआ है तो कार डेप्रिशिएटिंग एसेट है, पहले उसको पे ऑफ करने की कोशिश करिए। सबसे पहले इंश्योरेंस, फिर इमरजेंसी, फिर लोन्स पे ऑफ और फिर इन्वेस्टमेंट हमको शुरू करना है। तो ये ऑर्डर क्रोनोलॉजी सही होना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या है, एडवाइजर भी बहुत है बाजार में। अभी मैं आपसे एडवाइस ले रहा हूँ, आपसे समझ रहा हूँ, मेरे जितने व्यूअर्स हैं ये बिजनेस ऑपरेशंस वाले लोग हैं। स्टॉक मार्केट में जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी मिस इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में यूट्यूब में बहुत है। बिल्कुल। सबसे पहला क्या है, वो जो ऐसा है ना, जो क्विक रिटर्न वाले हैं, जी, है ना। जी। तो आज जो है सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर वर्सेस यूट्यूब का जो इन्फ्लुएंसर का एडवाइजर, इसमें ये लोगों को बहुत टिप दे रहे हैं। मेरा एक पहला वीडियो था जो शेयर मार्केट के ऊपर, 44 मिलियन व्यूज हुआ उस पर। उसमें मैंने एक ही बात बोली थी बार बार, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। टिप कहाँ मिलती है? रेस्टोरेंट में। देखा आपने वीडियो? नहीं, बड़ी बहुत अच्छा, अब देखूंगा मैं। हाँ। टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। अच्छा। आपको टिप चाहिए, रेस्टोरेंट में जाओ, वेटर बन जाओ, वहाँ बहुत टिप मिलती है। आप वहाँ 1000 रुपये को खाना खा के जाएगा, 100 रुपये का टिप दे देगा आपको। तो टिप रेस्टोरेंट में मिलती है। इस मार्केट में टिप नहीं होना चाहिए। क्या आपका समझ और सुझाव है ऐसे लोगों को जो टिप ढूंढ रहे हैं? मैं वही कहूंगा, अगर मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ इस बारे में लेके कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, येट मैं एक बिजनेस चलाता हूँ इसलिए कि मेरे इन्वेस्टिंग के तरीके से पैसा बनाने में 15-20 साल लगते हैं। तो तब तक मेरे को काम करना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको टिप दे सकता है और जल्दी अमीर बना सकता है तो वो खुद ही को दे दे। अगर जल्दी पैसा बनाने का किसी के पास तरीका है, उसे तो यूट्यूब में होना ही नहीं चाहिए। फिर उसे क्या ज़रूरत है? अगर मेरे पास भी होता, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है मेहनत से वीडियो बना के एडिट करके कंपनी चलाने का, अगर मैं ऐसे ही पैसा कमा सकता। और क्या। तो इसलिए लॉजिकली मुझे वो लोग सही नहीं लगते जो ऐसा करते हैं। ठीक बात है। अगर आपको कोई फाइनेंस रिलेटेड डाउट होते हैं वैसे जी प्रांजल भाई, जी, आप किसके पास जाते हो? आप किससे पूछते हो? आपका एडवाइजर कौन है? मेरी टीम में मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ कंटेंट में भी, एंटरप्रेन्योरशिप में भी। तो रिसर्च का मुझे पर्सनली उतना टाइम नहीं लगता। तो उसके लिए सेबी गाइडलाइंस भी हैं कि आपको क्वालिफाइड लोग रखने हैं। तो वो लोग मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। तो अब मेरा काम आसान हो गया है। मैं रेदर देन डूइंग द डर्टी वर्क ऑन माई ओन, मैं उनसे बोल देता हूँ ये बता दो ना मुझे। तो अब इट्स ईजी। मान लीजिए कोई यंग लड़का देख रहा है, अब सुनते हैं हम पैसा ही पैसे को बनाता है, पैसा ही पैसे को खींचता है, पैसा ही पैसे से पैसा बना करके देगा हमारे को। भाई यंगस्टर्स अगर जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपको बताना चाहें कि इन्वेस्टमेंट वो कैसे शुरू करे, क्या वो भी ये 6 स्टेप से जाए या उसके लिए कुछ एडिशनल है? नहीं, उनको के पास अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई? उनके लिए ये 6 स्टेप है ही नहीं। उनके लिए एक स्टेप 0 है कि जब आप स्टूडेंट हो या आप करियर शुरू ही कर रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप निवेश क्या करोगे जो आप बचाओगे। आप बचाओगे क्या जो आप कमाओगे। तो बहुत अर्ली स्टेजेस में एज अ स्टूडेंट, खास करके अभी मैं स्टूडेंट्स को अगर एड्रेस करूं, उनका सिर्फ एक ही काम है कि खुद को इस काबिल बनाना कि वो ज़्यादा कमा सके। कि किसी की सैलरी 1 लाख है और किसी की सैलरी 40,000 है, तो आपको ये कोशिश करना है पहले मैं लाख पे पहुंचूं तो सही, अपने आप में 10,000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं कि दिन भर स्क्रीन के सामने ट्रेडिंग करके, F&O करके, पॉकेट मनी घर वालों ने दिया 5,000, वो कभी उनका 5 का 8,000 हो गया और वो बहुत खुश हो गए। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि इससे जो उनको लाख रुपए का जॉब मिल सकता था, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब वो 50,000 का ही मिलेगा। तो थोड़ी दूर की सोच रखनी है। आपके घर वालों की, हम भारतीयों के पेरेंट्स की हमसे बहुत उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि यही जनरेशन ने पैसा देखा है। आज से 40 साल पहले देश में पैसा था ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन हमें यह समझना है कि आपके घर वाले आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहे कि आप उनकी 2 साल में ज़िंदगी बदल दो। वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छी मेहनत करो और अगले 10, 15, 20 सालों में धीरे धीरे आज से बहुत बेहतर स्थिति में उनको लेके जाओ। तो हमको लॉन्ग टर्म सोचना है। तो मैं ये इंट्राडे ट्रेडिंग, दिन भर स्क्रीन के सामने आए स्टूडेंट्स बैठे रहे, मैं उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ। मैं
इस चीज़ का फिर भी मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट देखते रहना चाहिए, इसलिए नहीं कि पैसा कमाना है, इसलिए कि जब एज अ स्टूडेंट आप अपने जो पिज्ज़ा पार्टी या बर्थडे पार्टी जो सेलिब्रेट करते हो, वो पैसा जब आप छोड़ के स्टॉक मार्केट में लगाते हो, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि जब आप 2 साल 3 साल ये करते हो, आप कभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, कभी एविएशन, कभी हॉस्पिटैलिटी, कभी फार्मा, तो जब आप 3-4 साल पढ़ते हो स्टॉक मार्केट को पढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए, तो आप ओवर 3-4-5 ईयर्स एक स्मार्टर और ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान बन जाते हो, बिकॉज आपको हैबिट आ जाती है कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल्स को एनालाइज करने की। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैं स्टॉक मार्केट को यंगस्टर्स के लिए देखता हूं नॉट एज अ मनी मेकिंग मशीन, बट एज अ नॉलेज इंक्रीजिंग, नॉलेज लेकर के आए और कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल्स को समझें, उनके फंडामेंटल्स को समझें कि वो उतना लंबे टर्मोल्स और साइकिल्स को पिछले 11 साल, 22 साल, 33 साल, मान लो 11 साल के 3 साइकिल्स को कैसे झेल के आगे निकला है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने 2-3 दफ़ा ये बोला मैं इंट्रा डे के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं दिखाई पड़ता बच्चों के लिए कि भाई 5,000 को मैं 8,000 कर दूं, इस पे नहीं ज़रा फोकस जाता है। प्रांजल भाई, ये वॉरेन बफे जी की एज कितनी हो गई? 90 के ऊपर है, 92-93। 93 जी। आज भी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं 93 की एज में। अच्छा, अभी अगर मान लो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना हो तो मार्केट में कई तरह के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। हाँ, इसमें कौन सा लेना सही है? इसमें भी अगर आपके पास में कोई फ्रेमवर्क हो, हाँ जी, कोई स्टेप्स हो। बिल्कुल है। कई बार ना हम म्यूचुअल फंड्स को भी बहुत कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम म्यूचुअल फंड में भी हीरो बनने की कोशिश करते हैं कि कभी हम ना कोई सेक्टर या थीमेटिक फंड ले लेंगे कि बैंकिंग ग्रोथ फंड या आईटी इंडेक्स फंड, इस तरह का। इसमें मेरा सवाल एक सिंपल होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो ना, तो आप हम्बल हो रहे हो और आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि किसी को मेरे से ज़्यादा पता है और वो डिसीजन ले। लेकिन अगर उसको आधे डिसीजन आप ही लेके दे रहे हो कि भाई मेरा पैसा ना बैंक में डाल, तो भाई फिर आप ही डाल लो। आप म्यूचुअल फंड वो वाले सिलेक्ट करो जहां आप फंड मैनेजर को के पास ये फ्रीडम है कि वो आपके पैसे को अपनी समझ के हिसाब से मैनेज कर सकते। आपको अगर अपनी समझ के हिसाब से करना है तो आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दो। ये बीच की खिचड़ी मुझे इंश्योरेंस में भी पसंद नहीं है, इन्वेस्टमेंट में भी पसंद नहीं है। तो म्यूचुअल फंड्स मुझे 2 पसंद हैं, जो पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, जिनकी एज मैं कहूँगा 50+ है, लेकिन वो थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर चाहते हैं, उनके लिए उन्हें लार्ज कैप इंडेक्स फंड लेना चाहिए, फंड मैनेजर को भूल जाना चाहिए। अब ये थोड़ी मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको एक समझाता हूँ क्यों। इस कैटेगरी में लार्ज कैप फंड का मतलब है कि भारत की 100 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियां, ये निफ्टी 50 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट लगभग वैसा ग्रोथ देगा। जी, ये मतलब अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें आप निफ्टी 100 में भी कर सकते हो, सेंसेक्स 30 में भी कर सकते हो, बट हाँ, वेगली उन्हीं 100 कंपनियों में से निवेश किया जाएगा। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो बिल्कुल जो ग्रोथ निफ्टी 50 में आएगी 0.1% कट जाएगा फंड मैनेजमेंट फीस, और बिल्कुल निफ्टी 50 वाली ग्रोथ आने वाली है। अब ये क्यों करना चाहिए, मैं इसको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ये मान रहे हो कि मेरी रिस्क प्रोफाइल ऐसी है कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मेरे को सेफ कंपनियों में रहना है। अब ये कंपनियां हैं ही 100। यूजुअली एक म्यूचुअल फंड में अगर आप एक्टिव फंड ले रहे हो जिसमें फंड मैनेजर अपना दिमाग लगा के फंड पिक करेगा, तो ऐसी एक स्कीम में 40-50 स्टॉक्स होते हैं, 30-40-50, लेकिन वहाँ फीस हो जाती है 1%। तो आप 1% फीस भी दे रहे हो और फंड मैनेजर के पास सिलेक्ट करने के लिए 100 ही ऑप्शन है, जिसमें से उसे 50 सिलेक्ट करने हैं, तो उसका परफॉर्मेंस निफ्टी 50 से ऊपर होने नहीं वाला है, क्योंकि उसके पास अपना इंटेलिजेंस दिखाने का स्कोप नहीं है। तो इससे अच्छा है हम वो 1% बचाएं और बोले हमको मार्केट में हीरो नहीं बनना, जो मार्केट का रिटर्न है हम तो वही लेंगे, और इंडेक्स फंड में आप निवेश कर दो। तो एक निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, कोई भी लार्ज कैप टॉप 100 वाला आप इंडेक्स फंड ले लो। दूसरा एक ऐसा फंड होना चाहिए, क्योंकि एक जगह हम मार्केट पे अपने रिटर्न्स छोड़ रहे हैं, एक ऐसी कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड। ये ऐसी कैटेगरी है, इकलौती ऐसी कैटेगरी है जहां सब कुछ फंड मैनेजर के ऊपर है। वो चाहे तो 50% लार्ज कैप में डाले, 50% मिड कैप में, 50% स्मॉल कैप में। इट्स फ्लेक्सी, जैसा नाम है, फ्लेक्सिबल। तो यहां आई एम बेटिंग माई मनी ऑन एन एक्सपर्ट एंड अ टीम ऑफ एक्सपर्ट। तो एक ये कैटेगरी मुझे पसंद है, ये मुझे हम्बल बनाती है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप संभाल लो। लेकिन ऑफ कोर्स ये लार्ज कैप से थोड़ी ज्यादा रिस्की है। इन दोनों को चूज करने में कोई प्री रिक्विजिट या कोई ग्राउंड या कोई फंडामेंटल जिसको कंसीडर करना चाहिए, इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं? जी, मोस्ट केसेस में आई थिंक अगर किसी की मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है
तो दोनों में जाना चाहिए। एक म्यूचुअल फंड कम हो जाता है, एटलीस्ट 2 म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लेकिन अगर कोई 50 प्लस है, 55 प्लस है, अगले 10 साल में रिटायरमेंट है और वो पहली बार इस मार्केट में एंटर हो रहा है म्यूचुअल फंड स्टॉक्स की दुनिया में, तो फ्लेक्सी कैप की वोलेटिलिटी थोड़ा उनको डरा सकती है। तो अगर आपका पहला कदम है, कोई बिगिनर इन्वेस्टर है और एज भी ज़्यादा है, तो लार्ज कैप, सिर्फ लार्ज कैप कैटेगरी होना चाहिए। फॉर मोस्ट सैलरीड पीपल बिलो 45 जो कंफर्टेबल हैं, उनको ये दोनों रखना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे तो आप वैसे इंट्राडे ट्रेडिंग पे मेरा बार बार दिमाग जाता है। आपने वहाँ पे बोल भी दिया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ उसको लेकर। मैं तो जुआ मानता हूँ, मैं तो बिल्कुल ही एक्साइटेड। जुआ मानता हूँ, बिल्कुल एक्साइटेड। बिल्कुल। ओके जी, ओके जी। ओके, आई लाइक दैट, आई लाइक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स Okay. व्हेन पीपल गिव दैट। ओके। ये इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देखा जाए बाजार में वो कमाते हैं, और जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो वो गवाते हैं। फिर भी अभी पीछे हमारे यहाँ अजय ठाकुर जी आए, बोले पिछले 3-4 सालों में 2 करोड़ से 12 करोड़ इन्वेस्टर बाजार में आ गए हैं। ये नंबर बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब देखें कि फिर भी ट्रेडर्स की मात्रा जो गवा रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स की मात्रा जो कमा रहे हैं तो भी बहुत कम है। हाँ जी। और दोनों का परसेंटेज देखें तो बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंस है जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बहुत कम है बाजार में, और रोज का फटफट आज ही बन जा, आज ही बन जा, आज ही बन जा बहुत ज़्यादा है। आप अपना समझ और सुझाव इसके विषय में बताएं, इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, मैं इसको एक एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा, लेकिन पहले मेरा ध्यान उस डेटा पे गया कि बहुत सारे करोड़ इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये डेटा है क्या। ये डेटा है नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट खुलने का। अब ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आज से 10 साल पहले, 11 साल, 12 साल पहले जब मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला था, तो एक 32 सिग्नेचर की पूरी पोथी थी जो मुझे साइन करनी थी। महीने भर लगे थे अकाउंट खुलने में, और अकाउंट खुलने की फीस थी, मैंने कम ब्रोकरेज वाला प्लान ले लिया था, तो उस अकाउंट खोलने की फीस ही थी 6,000 रुपये। तो अकाउंट खोलना महंगा था, कॉम्प्लेक्स था, और कोई चलते फिरते अकाउंट नहीं खोलता था। आज अकाउंट खोलना फ्री है, वो आप आधार KYC करिए, 1 दिन में अकाउंट खुल जाता है, फ्री हो चुका है। इसका एक और सच्चाई मैं आपको बताता हूं, नंबर ऑफ अकाउंट्स एक्टिव कितने हैं, इसका क्राइटेरिया ये है कि 3 महीने में एक बार उस अकाउंट में कोई एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अब बहुत सारे ब्रोकर्स का डेटा ये है कि कई टॉप ब्रोकर्स के देश के 75% अकाउंट एक्टिव ही नहीं है, उनमें 3 महीने में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। और जो होता है वो कई बार ब्रोकर अकाउंट एक्टिव दिखाने के लिए 3 महीने में एक बार, या अकाउंट ओपनिंग के समय खासकर, अपनी तरफ से ETF फ्री में गिफ्ट कर देता है ताकि अकाउंट एक्टिव दिखे। तो इनमें से एक्टिव अकाउंट कितने हैं, मैं तो उसमें इंटरेस्टेड हूं, रियल मायने में एक्टिव, और वो डेटा कहीं है नहीं, तो मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूं इस नंबर को। दूसरा, जब भी मार्केट में बुल रन आता है, 3 साल 4 साल मार्केट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो ऐसी ग्रोथ हमेशा आती है। हर्षद मेहता के समय आई थी, 2007 में आई थी, अभी भी आई है। रियल इन्वेस्टर बेस बढ़ा है कि नहीं, ये हमेशा क्रैश के बाद पता चलता है, जो लोग रहे हैं, तो वो हमें बाद में पता चलेगा। तो आज ये मीडिया के लिए अच्छी हेडलाइंस होती हैं कि इतना बढ़ गया, ये हो गया। जैसे कई बार ना IPO में ये हेडलाइन आती है, मैं देखता हूँ कि IPO लिस्टिंग के दिन स्टॉक हो गया डबल, इन्वेस्टर का पैसा 100% बढ़ गया। वो ये तो बता देंगे 100% बढ़ गया, और ऐसा दिखाएंगे कि लोग पार्टी कर रहे हैं, माला माल हो गए। ये नहीं दिखाएंगे कि जो IPO का लिस्टिंग डे में 100% गेन होता है, उसमें इतना ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कि ये लॉटरी टिकट हो जाता है, 100 में से एक को मिलता है, और 100 में से एक को भी एक लॉट मिलता है जो 14-15 हज़ार रुपए का होता है। यानी कोई 100% होकर करोड़पति नहीं बन गया, उसका 15,000 30,000 हो गया अगर वो 100 में से एक लकी था। तो ये परसेप्शन बनाने की चीज़ें होती हैं। अब मैं ट्रेडर इन्वेस्टर वाली चीज़ पे आता हूँ। मेरा सवाल बहुत सिंपल होता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेडिंग से कोई भी पैसा नहीं कमा सकता। कुछ लोग डेफिनेटली कमाते होंगे, एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज ऑफ लोग, 100 में से 1% ट्रेडर्स साइंटिफिकली इतना इन डेप्थ स्टडी करते हैं कि वो होते होंगे उसमें प्रॉफिटेबल। लेकिन कोर्सेज बहुत चल रहे हैं, और मुझे वो तरीका लोगों को बताना है जिससे जो अपना मेन स्ट्रीम काम कर रहा है, जो अपना जॉब कर रहा है, जो अपना बिजनेस कर रहा है, वो साइड इनकम कर सके। एक्सपर्ट पैसा तो लोग क्रिकेट खेल के कमा रहे हैं, फुटबॉल खेल के भी कमा रहे हैं, गाने गा के भी कमा रहे हैं। हम ये नहीं बोलते ना कि आप अपना जॉब छोड़ो और जाके क्रिकेट खेलो, बिकॉज हमको पता है कि लाखों में एक कमाएगा, तो उसे मेन स्ट्रीम बेचा नहीं जाता। हर जगह ऑनलाइन क्रिकेट सिखाने के कोर्सेज नहीं चल रहे कि आप कल को इंडिया खेलोगे। वी अंडरस्टैंड आवर लिमिटेशंस देयर। तो जो लोग कमाते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनको 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल है, सॉफ्टवेयर हैं, टीम है। इट्स नॉट अ रिटेल पर्सनस एवरीडे गेम। इसके अलावा मैं इसको साइंटिफिकली आपको बताता हूँ, लॉजिकली। अगर चार्ट देख के, मार्केट देख के दिन भर
पैसे पे पैसा बनाना, महीने का 1%, महीने का 5-5% लोग क्लेम करते हैं, ये करना पॉसिबल होता। महीने का 5% अगर मैं बोलूं तो साल का 70-80% हो गया कंपाउंडेड ग्रोथ, ये पॉसिबल होता तो मुकेश अंबानी 14 साल से समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक्स नहीं बिछा रहे होते, इलॉन मस्क मंगल ग्रह में जाने की तैयारी नहीं कर रहे होते, रतन टाटा स्टील प्लांट्स और कार नहीं बना रहे होते। ये इंडिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं, दुनिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं। इनको अगर कोई लो हैंगिंग फ्रूट मिलेगा पैसे से पैसा बनाने का, ये दुनिया के बेस्ट इंट्राडे ट्रेडर्स, टेक्निकल एनालिस्ट हायर करते, दुनिया का बेस्ट फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर बनाते या खुद या खरीद लेते, और ये पैसे पे पैसा बनाते। ये इतनी प्रॉब्लम लेके जियो में ब्रेक इवन होने में 7 साल 8 साल लगते हैं, कैपिटल वापस आने में 10 साल लगते हैं। इतना लॉन्ग टर्म ये लोग क्यों सोचते हैं? जेफ बेजोस बोलते हैं कि 20 साल तक हमको पता था अमेजोन पैसा नहीं कमाएगा। तो अगर दुनिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स इतना इनोवेशन कर सकते हैं तो वो स्टॉक मार्केट से चार्ट से पैसा कमाना भूल जाएंगे जो कोई भी व्हाट्सएप टेलीग्राम से कमाने का क्लेम करता है। सो द फैक्ट दैट दुनिया के ब्राइटेस्ट माइंड्स ये नहीं कर रहे हैं और आप कर रहे हैं, तो मतलब किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, उन्हें या आपको? अच्छा लग रहा है मुझे, आप बड़े फंडामेंटल्स पे आप बात कर रहे हो, और जो इस तरह के जो बबल्स उठ रहे हैं बाजार में और इतना ड्रामा भी चलता है, मतलब क्षमा चाहता हूँ कठोर शब्द इस्तेमाल करने के लिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, पर जो फंडामेंटल्स आप पकड़ रहे हो बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में। पर अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उसको अगर फिर भी स्टॉक खरीदना है, ऐसे आपने आंसर दिया है, आपने बोला यार फर्स्ट टाइम है, रिस्क एपेटाइट चेक कर लो, एक आपने मेरे को फाउंडेशन दे दिया है, रिस्क एपेटाइट अगर कम है तो भाई निफ्टी 50 में चले जाओ, रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है थोड़ा सा एक्सपोजर और ले लो, ठीक है ना जी। तो क्या आपने कोई ऐसा फ्रेमवर्क सोच रखा है यार, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, पहली बार घुस रहा है बाजार में, ये 3-4-5 चीज़ों का ध्यान रखें? आप स्टॉक्स का पूछ रहे हैं हाँ जी, स्पेसिफिकली? स्टॉक। ठीक है, तो अभी अपन म्यूचुअल फंड भूल जा रहे हैं। ठीक है। तो स्टॉक्स जब कोई शुरू कर रहा है, सबसे पहले तो ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि वो शुरू के 2-3 साल बहुत ज़्यादा पैसा कमाने नहीं वाला है। एंड इट्स लाइक एनी अदर थिंग इन लाइफ, तो हमको कोई डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। हम पहली बार चलने की कोशिश करते हैं तो गिरते हैं, तैरने की कोशिश करते हैं तो डूबते हैं, तो इट्स लाइक एनी अदर थिंग। हम ये अज्यूम कर लें कि मार्केट में लाखों लोग बैठे हैं जो 20 साल से ये कर रहे हैं और हम घुसेंगे और हम कमा लेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। प्रांजल भाई, आपके यहाँ ये दो बातों को मैं जोड़ूं तो मुझे एक बात थोड़ा समझ में आ रही है। मैं तो थोड़ा ऐसे समझ के बैठा हूँ अभी कि जैसे मेरे को आज कुछ भी नहीं आता है जी, मेरे को तभी आपसे सुनने में मज़ा आएगा। ठीक है जी। तो दो चीज़ों को मैं जोड़ूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है, जब आपने क्रिकेट का एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले जी, और अभी आपने बोला यार 2-3 साल मान के चलो बहुत ज़्यादा नहीं कमाएंगे जी, ये ऐसा ही यूट्यूब का चैनल खोला 2-3 साल ये समझ लो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं आएंगे जी, रेगुलरली आप सीखते रहे, अच्छा कंटेंट बनाते रहे, आते रहेंगे। बिल्कुल। तो क्या इसका ये मतलब है आप ये कहना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को शुरुआत के अंदर फुल टाइम करियर मत देखो, जो अपना करियर स्टेबल है उसके साथ में इसको पार्ट टाइम 1 घंटा 2 घंटा इन्वेस्ट करो? फुल टाइम करियर तो इसको कभी भी नहीं देखना है, मैं कहूंगा, अनलेस आप वहीं उस इंडस्ट्री में जॉब चाहते हो एज एन इक्विटी एनालिस्ट। अगर इस तरह का जॉब चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन मैं काम छोड़ के बैठ जाऊं या मैं अपनी दुकान बंद कर दूं और मैं इससे कमा लूं, तो ये होने वाला नहीं है, बल्कि आप और बुरा करोगे, क्योंकि देन यू विल पैनिक, देन योर आपके घर के एक्सपेंसेस इस पर डिपेंडेंट हैं, तो आप फ्री माइंड से काम नहीं कर पाओगे। 2 महीने शेयर अगर हिला नहीं तो आप हिल जाओगे, तो तब तो और ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। तो ये तो साइड में ये एक तरीका है जिससे आप अपनी सेविंग्स को ग्रो कर सको, इनकम को सब्सटीट्यूट कर सको, इसके लिए नहीं है ये। भाई दोनों बातें हो, खुल के खेला तो भी खेला हो जाएगा, खुल के नहीं खेला तो भी खेला हो जाएगा। बट स्टॉक पिकिंग काफ़ी सिंपल हो सकती है, मैं इसका एक फ्रेमवर्क देता हूँ। तो होता क्या है, मैं ना कई बार जब लाइव वर्कशॉप्स करता हूँ तो वहाँ मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादातर हाथ उठते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप में से कितने लोगों के पास TCS या इन्फोसिस का शेयर है, फिर से ज़्यादातर हाथ उठते हैं। IT है, फैंसी सेक्टर है। फिर मैं लोगों से पूछता हूँ आप में से कितने लोग मुझे एक्चुअली डिफरेंस बता सकते हो TCS के बिजनेस मॉडल में और इन्फोसिस के बिजनेस मॉडल में? सब हाथ नहीं खड़े होते, एक भी हाथ खड़ा नहीं होता। फिर मैं उनसे पूछता हूँ आप में से कितने लोग सुबह ब्रश करते हैं, सबका हाथ उठता है। कितने लोग कोलगेट का कोई ना कोई वेरिएंट यूज करते हैं, आधे हाथ उठते हैं। फिर मैं कहता हूँ कितने लोगों के पास कोलगेट का स्टॉक है, एक के पास भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिगनर्स ना, हमें लगता है, सारे यंगस्टर्स के साथ ही होता है, हमें लगता है कि हम मार्केट में आ रहे हैं पैसा कमाने, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कब हमारा पर्पस बदल जाता है। हमारा पर्पस हो जाता है मार्केट में हीरो बनने का। जैसे अगर मैं कॉलेज में दोस्तों के साथ खड़ा हूँ और दोस्तों को पता है कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ और मेरे से कोई स्टॉक पूछे और मैं उन्हें बोल दिया आजकल कोई नया स्टॉक चाहिए, कोलगेट ले ले, तो दोस्तों का ग्रुप क्या बोलेगा? अरे क्या रिसर्च करता है यार, इतना दिन भर बैठा रहता है, कोलगेट बताया है तो सबको पता है, कुछ ऐसा बताना यार जो हिडन है, मल्टी बैगर है। उस चक्कर में मैं उन कंपनियों के पीछे जाता हूं जो क्लेम कर रही है कि हम कैंसर ठीक कर सकते हैं, जो क्लेम करती है कि हमने मंगल ग्रह में जाने का तरीका खोज लिया है, या हम आपको अमर बना सकते हैं। हम
फिर माइक्रो कैप्स, हिडन जेम्स, इसके पीछे जाते हैं और वहीं पे गलती होती है। एज अ बिगिनर आपको ये बस ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट जिसके आप कंज्यूमर हो, क्योंकि वहां आपको एडवांटेज है मार्केट प्रोफेशनल से। कोई हो सकता है 30 साल से मार्केट में इन्वेस्ट करता हो, म्यूचुअल फंड मैनेजर हो, लेकिन अगर उसने बाइक नहीं चलाई या उसको बाइक चलाने का शौक नहीं है ना, और आप रॉयल एनफील्ड क्लब के मेंबर हो, तो उससे ज्यादा अच्छे से आप जानते हो कि रॉयल एनफील्ड क्यों बिकती है और होंडा से, बजाज से उसको खतरा है कि नहीं। ये किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा, ये उसी को दिखेगा। तो और ये इसका हम ठीक उल्टा करते हैं। मैं किसी डॉक्टर से पूछूंगा, वो आईटी कंपनी में इन्वेस्ट किया रहता है। मैं किसी इंजीनियर से पूछूंगा, वो हॉस्पिटल स्टॉक लिया रहता है। तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते जो हम जानते हैं। इसका भी एक रीजन है क्यों ऐसा होता है, और इसको तोड़ना जरूरी है। क्या होता है, जो डॉक्टर दिन भर हॉस्पिटल में है, एमआर से मिल रहा है, डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल कंपनियों से मिल रहा है, उसे ना उस इंडस्ट्री की सारी अच्छी और बुरी चीजें भी पता है, और वो जब भी उसके बारे में स्टॉक मार्केट में सोचता है तो उसे वो भी काम लगने लगता है। दिन भर यार मैं दवाइयों के बारे में तो आया हूं, अब मैं एनुअल रिपोर्ट में भी यही पढ़ूं। तो एक तो मुझे नेगेटिव सब पता है उस इंडस्ट्री का, और मुझे वो फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तो मैं स्टॉक मार्केट को एज एन एस्केप सोच के कहीं और निवेश करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वहां की बुराइयां मुझे पता नहीं है। वहां भी उतनी ही बुराइयां हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो ये नहीं करना है। इसको वॉरेन बफेट कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर नहीं निकलना है। इसमें एक सवाल, अगला सवाल मुझे ये आता है, जो तो उनका वो रूल है ना भाई, जो बिजनेस मुझे समझ में नहीं आता है बस वहाँ मेरा 1 रुपया भी नहीं जाता है। बिल्कुल। अब इसमें ना एक बिगिनर घबराता है कि मुझे तो 85 कंपनियां पता है, ऐसे में तो मेरी 4900 कंपनियां खत्म हो जाएंगी, फिर मैं इन्वेस्ट कहाँ करूंगा। फोमो आ गया। फोमो आ गया। तो मेरा उनसे सवाल ये होता है कि आपको जीवन में अमीर बनाने के लिए 5-10 कंपनियां ही चाहिए, बल्कि आपका तो काम आसान हो गया। अब आपको 4,500-5,000 कंपनियां एनालाइज नहीं करनी है। और दूसरा, मार्केट में कौन कैसे पैसे कमा रहा है, इसकी चिंता हमको मार्केट में होती है, जिंदगी में नहीं होती है। तो हमको जिंदगी वाला फिलॉसफी लाइफ में लाना है। जैसे अगर मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं है, तो मेसी या रोनाल्डो कितना पैसा कमा रहे हैं ना मुझे पता है, ना मुझे उनसे जलन होगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई कैसे भी पैसा कमाए, मुझे पहले जलन हो जाती है। वो टेक्निकल एनालिसिस से कमाया, मैं भी कमाऊंगा। वो एफएनडो से कमाया, मैं भी कमाऊंगा। वो करेंसी से कमाया, मैं भी। क्रिप्टो से, मैं भी। हर वो चीज जिससे जो भी पैसा कमा रहा है, मैं वो करना चाहता हूं। जिंदगी में हमको पता है हम हर फील्ड में अच्छे नहीं हो सकते, मार्केट में हम हर फील्ड में अच्छे होने की कोशिश करते हैं और कभी नहीं हो पाते किसी में भी। फिर भी आपको रोनाल्डो से थोड़ी बहुत तो जलन हो सकती है। उसका कारण ये है कि उसने 48 घंटे में 36 मिलियन सब्सक्राइबर बना लिए हैं यूट्यूब पे। ओके। तो रोनाल्डो का चैनल चालू होते ही यूट्यूब ने चैनल चालू करने से पहले डायमंड बटन भेज दिया था। वाओ। कि अभी आप चैनल चालू करने वाले हो, डायमंड आपका हो जाएगा सीधा। तो रोनाल्डो पहला वीडियो में डायमंड लेके, हाँ इससे होगी मुझे बिल्कुल। तो और वो एक है कौन सा बीस्ट करके, तो वो गोल्ड बटन, तो वो बहुत तेज बीस्ट रोने भी लग गया करके कि अभी मेरे को लगता है मेरा गेम ओवर होने वाला है। एक्चुअली क्या है, मोर देन 15% ऑफ पॉपुलेशन एक्टिव ऑन सोशल मीडिया इज ऑलरेडी सब्सक्राइबर ऑन इंस्टाग्राम। ओके, इज गॉट ग्रेट फॉलोइंग। वापस चलते हैं। मैं इस बिजनेस की दूसरी साइड पे बहुत फोकस करता हूँ। मुझे नहीं मालूम आपको कितना मालूम है कि नहीं मालूम, मेरा भी एक अपना पोर्टफोलियो है। लेकिन मेरा पोर्टफोलियो है, मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ और अपने बिजनेस के थ्रू कुछ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता हूँ जिनको मैं ग्रो करता हूँ, विच इज़ माई प्रोडक्ट कॉल्ड आइडिया टू IPO। आज मैं बहुत सारे छोटे व्यापारियों को जिनके कंसर्न्स होते हैं कि मैं कैसे ग्रो करूँगा, 30 महीने में उनको हम SME IPO के थ्रू लेके जाते हैं, हैंड होल्ड करते हैं उनको। हम लोग एक MBA फाइनेंस, एक CFA जो कि उनकी फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और लीगल ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट कराता है। हम उसे एक ब्रांड एम्बेसडर देते हैं, उसको टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, उसको HR, उसको उसके वेब्स को ठीक करना, उसके ORM को ठीक करना, उसको मर्चेंट बैंकर देना, उसको की अकाउंट मैनेजर्स देना, उसको उसका ब्रांड बनाना, प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना, या उसका सोशल मीडिया को कैसे ठीक करना है, कैसे वो ट्रैफिक गेन करेगा, कहाँ से वो ग्रो करेगा, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, मतलब क्या वो एक्वायर करने लायक रेडी बन सकती है क्या, या फिर वो जोग्राफिकल एक्सपेंशन या एक्सपोर्ट में हम उसको अपना नेटवर्क खोल के देते हैं। तो ऐसे SMEs को हम लोग MSMEs को इनवाइट करते रहते हैं। और मैं इस साइड पे ज़्यादा काम करते रहा हूँ कि मैं कुछ बिजनेसेस ग्रो करूँ जहाँ पे मेरी अपनी एक थोड़ा मेरे पोर्टफोलियो में मैं आई ऑल्सो बिकम पार्टनर विद देम इन देयर कंपनी। 5 से 10% हम लोग इक्विटी लेते हैं उस कंपनी में, और उसके लिए हम लोग इवेंट्स भी करते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं। अब आपके पास वापस आता हूँ, जो आपकी वाली साइड है। इसमें आप जब स्टॉक्स को एनालाइज करते हो कभी, और हम बात तो कर चुके हैं इसके बारे में, फिर भी मेरी इच्छा है कि अगर इस पर कोई आप फ्रेमवर्क देना चाहते हो, क्योंकि आपने मुझे बताया, मैं वहाँ से लेके जा रहा हूँ आपको, 2011-12 से आपने शुरू किया,
तो उस समय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, तो इसीलिए आपका फंडामेंटल्स पे फोकस ज़्यादा गया। आजकल टेक्निकल को समझा लेते हैं, चार्ट्स हो गए, फंडामेंटल को समझ लेते हैं कि कंपनी कितनी मजबूत है, कंपनी काम की है कि नहीं है। और टेक्निकल में लोग कहते हैं कि ये समझ में आता है कि भाई आज एंटर कर सकता हूँ मैं, आज राइट टाइम है। ये कैंडल्स बता रहे हैं मेरे को साइडवेज, अपवेज, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड क्या ट्रेंड है करके, तो ये टाइमिंग अच्छी है जी। अब एक नया, मेरा एक दोस्त है, मुझे मिला, मेरे स्कूल में पढ़ता था, सागर, है ना, अभी अभी कोई लाइसेंसेस उसने लिए है, बोला मैं टेक्नो फंडा में बिलीव करता हूँ, है ना, मतलब टेक्निकल भी फंडामेंटल भी, वो दोनों हुए। तो अब आता है कि आप किस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, टेक्निकल चार्ट्स पे, फाइनेंशियल रेशियोज पे, फंडामेंटल पे, या कभी टेक्नो फंडा के बारे में भी आपकी सोच, आपकी समझ, आपके सुझाव क्या रहेंगे? देखिए, ना मुझे आता है, ना मैंने सीखने की कोशिश की टेक्नो साइड, ना सीखने का कोई इरादा है, तो मैं उससे बिल्कुल ही दूर हूँ। मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि जो करता है वो गलत है, क्योंकि ये भी एक आर्ट है। तो जब भी आप आर्ट की तरफ आते हो तो हर आर्टिस्ट का तरीका अलग होता है। तो आप स्पोर्ट्स देखो, म्यूजिक देखो, द्रविड़ भी बहुत सक्सेसफुल है, सहवाग भी बहुत सक्सेसफुल है, दोनों का तरीका वॉज एब्सोल्युटली अपार्ट। तो आर्ट में हमेशा बहुत सारे तरीके रहेंगे, किसी को भी लेबल करना सही गलत नहीं। मैं ये बता सकता हूं कि मैं ये क्यों करता हूं एंड व्हाई इट सूट्स बिगनर्स। आई थिंक, मुझे लगता है कि मेरा तरीका बिगनर्स को ज्यादा सूट करता है, एंड देन उसमें से जो 1% इसी में लाइफ बनाना चाहते हैं प्रोफेशनली, उनको शायद बाकी चीजें सीखने की जरूरत पड़ेगी। अब टेक्निकल एनालिसिस को इसमें मिक्स करने का यूज क्या होता है? 2-3 यूज होते हैं कि मेरा एंट्री पॉइंट सही हो। ये लोग कहते हैं कि आप डेड स्टॉक्स में फंसे ना रह जाओ। एंट्री पॉइंट आपका सही हो, एग्जिट पॉइंट सही हो, और आप मोमेंटम के साथ चलो, मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं। मेरा फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग पर्टिकुलरली, ये कहता है कि आप सारे नॉन कंट्रोलेबल्स को भूल जाओ, सारे नॉन कंट्रोलेबल्स को पिक्चर से हटा दो। तो जैसे मार्केट कहाँ है, किस लेवल पे, 70,000 है, 80,000 है, मैं आपको बताऊं, मुझे मार्केट पता नहीं होता। मेरे घर में एक दैनिक भास्कर आता है, तो जिस दिन उसके फ्रंट पेज में आ जाए, कई बार ना जब माइलस्टोन क्रॉस होते हैं तो डेली न्यूज़पेपर में भी स्टॉक मार्केट आ जाता है, मुझे स्टॉक मार्केट उससे पता चलता है कि कहाँ है। तो क्योंकि मार्केट 80,000 हो, 60,000 हो, 40,000 हो, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं वो नहीं देखूंगा। मेरी एंट्री के बाद शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मार्केट के कंट्रोल में, तो मैंने उसे भी हटा दिया। तो जितने भी वो चीज़ें हैं जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हट गया। अब जो लोग चिंता करते हैं कि स्टॉक फंसा रह गया, तो 3 साल 4 साल हिला नहीं, 2 साल हिला नहीं, मैं ये कहता हूं इसी के लिए तो हम डाइवर्सिफाई करते हैं ना। अगर मुझे पता होता, या कोई भी ऐसा तरीका होता जिससे पता होता लोगों को कि ये स्टॉक अब चलेगा, तो मैं तो अपना घर बेच के उसी स्टॉक में लगा देता। सही बात। द पॉइंट इज कि किसी को नहीं पता है, इसीलिए लोग बार बार गलत होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि कोई टेक्निकल एनालिसिस वाला जो क्लेम करता है कि वो महीने के रिटर्न्स ला सकता है, अगर कोई भी चार्ट देख के रिटर्न ला सकता है, तो फिर तो ये साइंस हो गया, ये आर्ट नहीं है। अगर ये साइंस हो गया तो इंसान तो बेस्ट हो ही नहीं सकता, फिर तो मशीन बेस्ट है। फिर तो आपको ये सब छोड़ के और इंस्टीट्यूशनल फंड्स की तरफ जाना चाहिए। फिर तो किसी रिटेलर का कोई कोर्स, कोई वीडियो लेना ही नहीं चाहिए जो यूट्यूब पे, क्योंकि ये तो साइंस है। साइंस में तो उसको एडवांटेज है जिसके पास R&D के लिए बजट ज़्यादा है। तो ये तो मशीनी काम हो गया, आप तो जाइए इंस्टीट्यूशनल फंड्स के पास, रिटेलर के पास आइए ही मत, यूट्यूबर के पास आइए ही मत। और अगर ये आर्ट है, जो मैं कह रहा हूं कि ये आर्ट है, तो फिर आपको हमेशा गलती होने के लिए स्कोप देना पड़ेगा। सचिन भी 0 में आउट होगा, प्रीतम का गाना भी फेल होगा, फिर आपको फेलियर के लिए रेडी रहना पड़ेगा। फिर आप उसमें साइंस मिक्स नहीं कर सकते, आप उसमें डेटा एनालिसिस से अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो, पैटर्न रिकॉग्निशन और डेटा एनालिसिस से। उस पर मैं आता हूं, लेकिन सबसे बेसिक तरीका क्या है कि आप डेड स्टॉक से खुद को बचा सको। आप 20 स्टॉक की एक पोर्टफोलियो बनाओ। मेरे साथ भी हमेशा ये हुआ कि अगर 20 स्टॉक्स हैं तो उसमें से 4 ऐसा चल रहे हैं कि मेरा रिटर्न ठीक ठाक आ जा रहा है। हर साल कोई और सेक्टर में बूम आ जाता है, कोई और पर्टिकुलर थीम में बूम आ जाता है। तो अगर आपकी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, आपको स्टॉक लेवल पे चिंता ही नहीं करना। एक इसमें जरूरी फ्रेमवर्क ये है कि यू नेवर हैव टू वरी अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक। आपने पोर्टफोलियो क्यों बनाया है? जब हमारे मैं ये कहूँगा कि हमारे पास अगर 20 आम के पेड़ हैं और मुझे ये चाहिए कि मेरे को इससे साल के 2000 आम आने चाहिए, जब तक साल के 2000 आम आ रहे हैं, मैं एक एक पेड़ ने कितने दिए ये करना जरूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज मैं परफॉर्मेंस एग्रीगेट लेवल पे बीट कर रहा हूं। तो जब तक मेरा पोर्टफोलियो ठीक कर रहा है, मैं एक एक स्टॉक के पीछे जाऊंगा नहीं। दुनिया के जो बेस्ट इन्वेस्टर्स भी हैं, राकेश झुनझुनवाला हो, पीटर लिंच हो, वॉरेन बफेट हो, इनको भी इनके 20% स्टॉक्स ने इनकी 80% वेल्थ दी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 80% स्टॉक्स बेकार थे, वो 80% स्टॉक्स को सिलेक्ट करना वॉज पार्ट ऑफ द प्रोसेस जिससे उनको वो 20 विनर्स मिले।
तो इसलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम फ्रेमवर्क पे आते हैं, जो आपने शुरू में भी मुझे स्ट्रक्चर पूछा था। पहला तो जो मैंने बोला सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, दूसरा ये बहुत बेसिक है, कौन सी कंपनी बैंकरप्ट होती है? वो कंपनी बैंकरप्ट होती है जो अपना कर्जा पे नहीं कर पाती। मोस्ट केसेस में वो होता है, कईयों को कैश फ्लो प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन मोस्ट केसेस में आप लोन ले लेते हो और पे ऑफ नहीं कर पाते हो। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है बिटवीन व्हाट एमबीए स्कूल्स हमको पढ़ाते हैं और इन्वेस्टिंग जो हमको पढ़ाती है। तो जो आप कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में बिजनेस स्कूल्स में पढ़ते हो, वो करिकुलम डिजाइंड है फॉर यू टू बी अ सीएफओ ऑफ द कंपनी। तो आपको कंपनी के लेवरेज रेशियोज को ऑप्टिमाइज करके कंपनी के रिटर्न्स को बढ़ाना है। लेकिन वहां लेवरेज से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि उस पोजीशन में आई नो एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे को मेरी कंपनी के बारे में सब पता है, तो मैं हमेशा अपनी नजरिए से सही निर्णय लूंगा कि मुझे कितना कर्जा लेना है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर मुझे ऑलरेडी कंपनी में क्या चल रहा है 90% चीजें पता नहीं है। ऑलरेडी कुछ ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं जो मेरी नजर में नहीं है, जो मुझे कभी नहीं बताया जाएगा। तो इंफॉर्मेशन असिमेट्री है। अगर इंफॉर्मेशन असिमेट्री है मतलब इन्वेस्टिंग में रिस्क ज्यादा है। अगर रिस्क ज्यादा है, उसको कंपनसेट करने के लिए मैं डेट को पिक्चर से हटाना चाहूंगा। तो मैं इन्वेस्टिंग में लेवरेज से पूरी तरीके से दूर रहूंगा। वो होगा उस एंटरप्रेन्योर के लिए सही, लेकिन इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे रिस्क है। तुम 100 चीजें मुझे ऑलरेडी नहीं। तो आप एज ए होल डेट को एब्सोल्यूट फैक्टर मान रहे हो या कुछ रेशियोज देखते हो? मैं एब्सोल्यूट फैक्टर भी मान रहा हूं मैं, और ये मैं एकदम बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूं। आप जैसे जैसे इंटरमीडिएट लेवल पे आओगे तो डेफिनेटली रेशियोज पे ध्यान दे सकते हो। डेफिनेटली उसकी इंटिक्रिसीज पे अपन जाएंगे। लेकिन एज अ बिगिनर मैं स्टॉक मार्केट को ओवरवेलमिंग नहीं करना चाहता। मैं अगेन पिछले पॉइंट पे फॉल बैक करना चाहता हूं कि आपको आपके पोर्टफोलियो में चाहिए 20 ही स्टॉक ना, और 5000 ऑप्शन है, तो अभी सिंपल रखते हैं, अभी क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? मतलब अगर जैसे उसका डेट सर्विस कवरेज रेशियो या इंटरेस्ट सर्विस कवरेज जी। रेशियो अच्छा है जी, तो जी। उसके लिए डेट अच्छा है, उसको डेट उसको ग्रोथ भी दे रहा है बिल्कुल। और मार्जिन्स में उसके हर्डल रेट में अच्छा है। हाँ जी। तो आप अभी मैं फिलहाल के लिए मैं इसे beginner के इंटरमीडिएट लिए- मानता हूं, ठीक। इसलिए मैं अभी के लिए जब कोई शुरू कर रहा है तो मैं सिंपल रखने देना चाहता हूं। अगर मैं पहले लेसन में बिगिनर को बोलूं कि अब आप कवरेज रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो भी देखो, तो मुझे लगता है कि उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी के लिए हटाओ, फिल्ट्रेशन में आसानी होगी। दूसरा मैं ये देखना आई लाइक योर स्टाइल, मेरे को अच्छा लगा। आप ये बोल रहे हो कि यार भाई मेरे को 5000 में बीसी कंपनी पे ध्यान देना है, इसका मतलब ये भी है मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, मुझे 4980 कंपनी पे ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है। हाँ जी, इसलिए मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ अपने क्राइटेरिया के साथ। इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक्स पे कि आपकी कंपनी में ग्रोथ आ रही है कि नहीं। बहुत बेसिक है, सेल्स ग्रोथ आ रही है कि नहीं, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तीसरा, ये एक कॉम्प्लेक्स पैरामीटर मुझे बिगिनर लेवल पे देना पड़ता है कि आपको ये देखना है कि सेल्स तो बुक हो रही है, कैश फ्लो में वो पैसा आता हुआ दिख रहा है कि नहीं। जैसे कई बार क्या होता है, कई एग्रेसिवली ग्रोइंग B2C कंपनियों में नहीं ये देखा है कि लास्ट क्वार्टर में वो चैनल स्टफिंग करते हैं। चैनल स्टफिंग अगर मैं बोलूं कि सामान भेज माल दिया, डंप कर दिया, बेचो टारगेट पूरे करो, बैलेंस शीट बना दी, हाँ। अगले क्वार्टर में रिफंड आ गया। हाँ। तो थोड़ा ये लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आपको देखने हैं कि चैनल स्टफिंग तो नहीं हो रही, वो पैसा कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ रहा है कि नहीं। इनऑर्गेनिक स्पाइक तो नहीं है, खाली रेवेन्यू में कैश फ्लो भी आना चाहिए। बिल्कुल, ये एक एडवांस ये लेवल नहीं की माल आपने उधार में जाके बाजार में फेंक दिया, पेमेंट हाँ जी। आया नहीं है, बाद में माल रिटर्न हो रहा है। बिल्कुल, ये एक बात का ध्यान रखना है। सॉरी मैं साधारण भाषा में बोल रहा हूँ आप लोग को। हाँ। एक चीज जो जनरली मैं जिससे दूर रहना चाहता हूं इज ऐसी इंडस्ट्रीज जहां देयर आर मेनी सप्लायर्स एंड वन या फ्यू बायर्स। तो मैं उसका कुछ एग्जांपल दूं, जैसे रेलवे। अब अगर कोई रेलवे वैगन्स बनाता है तो उसको खरीदेगा रेलवे ही, लेकिन बनाते 10 लोग हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, ऑटो एंसिलरीज, कोई अगर स्कूटर का कोई पार्ट बनाता है, ट्रांसमिशन, तो स्कूटर OEM भारत में 5 हैं, बनाने वाले 500 हैं। इसलिए ऑटो एंसिलरी 100 में 2 ही सक्सेसफुल होती हैं। तो अगर फ्यू बायर्स हैं और बहुत सारे सप्लायर हैं और आपकी कंपनी सप्लायर है, तो मैं उससे दूर रहना चाहूंगा। उस इंडस्ट्री में अगर आपकी कंपनी बायर है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, बिल्कुल बहुत बड़ा client कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, और प्राइसिंग पावर नहीं आ पाएगा। मेरा 90% रेवेन्यू मेरी 10% क्लाइंट से आ रहा है, जिसमें ऑक्शन चल रहा है, जिसमें ऑक्शन चल रहा है, तो ये कमोडिटी की तरह धंधा हो जाएगा, ग्रोथ दे भी नहीं सकता। बिल्कुल। तो इस तरह के बिजनेसेस से मैं बिगिनर लेवल पे दूर रहना चाहता हूं। इसमें इंटरमीडिएट लेवल पे फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन, स्केल, इकोनॉमी, ये सब की बात होती है, लेकिन एट अ बिगिनर लेवल मैं इन सब से दूर रहना चाहता हूं। और अगेन मेरे को अपनी लिस्ट छोटी रखनी है। इसके बाद मैं ये देखूंगा कि प्रमोटर मेरे साथ है कि मेरे अगेंस्ट है। मैं तो शेयर खरीद रहा हूं, वो खरीद रहा है कि बेच रहा है, तो उसकी शेयर होल्डिंग भी बढ़ते जानी चाहिए। मेरा एक्शन मोस्ट केसेस में प्रमोटर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कि वो बेच रहा है तो मैं खरीद रहा हूं और मैं सोच रहा हूं अरे सस्ता मिल गया। ये नहीं होना चाहिए। मुझे कंपनी के ओनर के साथ साथ चलना है। उसका इंटरेस्ट दिखना चाहिए, बिल्कुल। उसका अपने धंधे में इंटरेस्ट है कि नहीं है कि वो गायब हो रहा है। और एक
बहुत ही नॉन फिनेंस अप्रोच है, लेकिन मेरे लिए ये अप्रोच बहुत काम करता है और बहुत अनकन्वेंशनल है, जिसे मैं कहता हूँ शॉपिंग कार्ट अप्रोच, जिसमें मैं ये बोलता हूँ कि इस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू क्या है। मान लो मुझे कोई कंपनी पसंद है, जैसे ये मेरे साथ हुआ था एक बार जब नायका का आईपीओ आने वाला था, तो उस समय मुझे अब अच्छे से ध्यान नहीं, लेकिन रफली नायका का मार्केट कैप कुछ 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास था आईपीओ के आसपास, जैसा मुझे अभी ध्यान है। तो मैंने ये सोचा चलो सब छोड़ते, इनका मार्केट कैप है 70-80 हज़ार करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू आसपास ही थी, अभी के लिए वही मान लेते हैं 80 हज़ार, और मैंने बोला चलो मेरे पास 80 हज़ार रुपये मानते हैं, मुझे 80 हज़ार में और क्या क्या मिल रहा है। तो मैं 80 हज़ार लेके गया, 80 हज़ार करोड़ रुपए का मार्केट कैप था। 80 हज़ार करोड़ में मुझे पूरा CDSL मिल रहा था, पूरा BSC मिल रहा था, पूरा कोलगेट मिल रहा था, पूरा DCB बैंक, पूरा वंडरला हॉलीडेज, पूरा महिंद्रा हॉलीडेज, पूरा PVR आइनॉक्स, ये सब कुछ। तो मैं बोला कि मेरे पास 80 हज़ार करोड़ है, तो मैं क्या लेना चाहूँगा, ये सारी कंपनियाँ पूरी पूरी या सिर्फ एक नायका। और ऐसे कंपेयर करके ही मुझे समझ में आ गया नायका एक्सपेंसिव है। ये जो हमारा हमेशा से शॉपिंग करने का इंट्यूशन है, हम मार्केट में भी तो शॉपिंग ही कर रहे हैं, तो मैं हमेशा एंटरप्राइज वैल्यू किसी कंपनी को लेता हूं और कंपेयर करता हूं कि इस एंटरप्राइज वैल्यू में मेरे पास इस कंपनी को पूरा खरीदने के पैसे होते तो मैं और कौन सी कंपनियां पूरी खरीद सकता। फिर मैं एक बुफे सजाता हूं और लेफ्ट या राइट पिक करता हूं। बहुत खूब, बहुत अनकन्वेंशनल। हाँ, लेकिन चलो मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा क्विक रिटर्न्स पर बात कर लेते हैं। आपके नेचर में नहीं है वो, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा लगा नहीं आपसे बातचीत करके। जी लेकिन क्योंकि क्या है, अपन क्या बंदा भी समझ रहे हैं ना साथ साथ, मज़ा आ रहा है प्रांजल कामरा को समझने में। प्रांजल कामरा अंदर से व्यक्ति कैसा है, कैसे सोचते हैं, क्या आपकी सोच है, क्या आपकी समझ है। पिछले 13-14 साल का एक्सपीरियंस को मैं आपके यहाँ से लर्निंग्स ले रहा हूँ, आपसे पकड़ रहा हूँ मैं आपको। तो जो क्विक रिटर्न के पीछे भाग रहा है, एक तो मैं इस फॉर्मूला के बड़ा खिलाफ हूँ, ग्रेट रिस्क मतलब ग्रेट रिटर्न। बिल्कुल ऐसा नहीं है ना, उल्टा है, ये नॉनसेंस है फॉर्मूला। ये डेट में सही है सर। एक्चुअली ना हम वहां से कंफ्यूज होते हैं कि भाई जब हम बॉन्ड खरीदने जा रहे हैं तो वही बॉन्ड ज़्यादा रिटर्न देगा जिसमें रिस्क ज़्यादा है, कि AAA रेटेड है, B रेटेड है, क्योंकि वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्विटी में ऐसा नहीं है, हम बॉन्ड के कंसेप्ट को इक्विटी में ले आते हैं। यहाँ तो लोअर द रिस्क हायर द रिटर्न है। ये तो क्योंकि ना ये तो गेम ही ऐसा है जहाँ भारत में पिछले 40 सालों में इंडेक्स ने ही 14% का रिटर्न दिया है, तो 14% तो एवरेज रिटर्न है अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो। अगर मैं उस इंडेक्स में से 2-4 भी लूजर्स हटा दूं तो मेरा रिटर्न 16% हो जाएगा। तो ये गेम है लूजर्स हटाने का, और आपके रिटर्न्स अपने आप अच्छे होंगे बिकॉज इट्स डी फैक्टो ग्रोथ इज 14%। हाँ, देखो मैं पूरी टोटालिटी में देखूँ ना तो मेरे को आपकी पर्सनालिटी ऐसे समझ में आती है कि आप थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन पे काम करते हो, लेकिन इसको भी हटाओ, उसको भी हटाओ, उसको जिधर रिस्क लग रहा है इसको हटाओ, उसको हटाओ, उसको हटाओ। मैं अपने फोकस को बेहतर करते जाऊंगा, नैरो डाउन करते जाऊंगा, जो सबसे सेफ है वही बैट खेलने वाला हूँ। हाँ जी, ये मेरे को थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन ज़्यादा पकड़ में आई। और आपने मेरे को ये थ्योरी मेरे से ज़्यादा अच्छे से समझाई, मेरे को भी ऐसे क्लियर नहीं था ये। हाँ नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं आपके सारे आंसर्स को आइसोलेशन में नहीं देख रहा हूँ जी, आपकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ जी, आज इस चर्चा के दौरान। अच्छा, शेयर बेचने का सही समय क्या होना चाहिए, इस पे मेरे पास एक सवाल आया था कमेंट बॉक्स। ठीक है, ठीक है। तो मैं सोचा कि अपने व्यूअर्स जो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर रहे हैं उनके सवालों को भी ले लूँ। हमारा जो नया सीरीज शुरू हुआ है फाइनेंशियल फ्रीडम विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, तो आप लोग नीचे सवाल लिखते रहिए। आपका अगला सवाल क्या, हम अगले इन्फ्लुएंसर से, अगले इंटेलिजेंट लीडर से, अगले इस प्रकार के ज्ञानी विद्वानी व्यक्ति से पूछेंगे सवाल। तो जस्ट स्टूडेंट सर, कई शेयर्स अपनी वैल्यू से 100x पे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो नायका हो। मैं थोड़ा बातचीत किया, मतलब पी कई बार अनअंडरस्टैंडेबल भी हो जाता है, थोड़ा समझ से बाहर हो जाता है। ठीक है। तो एक वैल्यू इन्वेस्टर की पोजीशन क्या होनी चाहिए भाई, उसको एग्जिट कब लेना चाहिए, कि मतलब क्या कई लोग कह रहे हैं भाई बाजार बिग बबल है, ओवर वैल्यूड है, बुल रन है, बर्स्ट होएगा, ऐसा होएगा, थोड़ी समझ और सुझाव। सर मेरी नज़र में बेचने के 2 रीज़न होते हैं, एक, और इस दोनों रीज़न में मार्केट कहीं इन्वॉल्व नहीं है। अगेन दोनों रीज़न ये हैं कि एक, जब आपको पैसों की ज़रूरत है, हम सब शेयर्स में, बिजनेस में हम पैसा कमा क्यों रहे हैं या निवेश क्यों कर रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो जब आपको ज़रूरत है तब बेच दीजिए। जैसे मैं आपको मेरा पर्सनली बताऊं तो अभी पिछले साल हमारी कंपनी, हम एक्चुअली एक गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेटेड थे और वो हमारा इंक्यूबेशन ख़त्म हो रहा था, 5 साल हो रहा था। तो वी प्लान्ड कि हमको ना हमारा ड्रीम ऑफिस चाहिए, हम 50-60 लोग हैं, यंग लोग हैं। अच्छा, तो हमने एक थोड़ा एक्सपेंसिव ऑफिस बनाया, काफ़ी हमारे हिसाब से वो एक्सपेंसिव था। तो कहाँ है आपका ऑफिस?
रायपुर में, पूरी कंपनी रायपुर से चलती है। छत्तीसगढ़ में? जी हाँ। अच्छा, वाह। तो उसके लिए मैंने स्टॉक से कुछ, वो मैंने प्लान किया हुआ था, 4-5 साल से मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा था वो कि एक पॉइंट हो गया, जब जरूरत है तब एग्जिट ले लो। जरूरत के समय आपको घर खरीदना है, डाउन पेमेंट कम करना है, बहुत अच्छा समय है कि आप बेच दो। नया बिजनेस करना है तो तब बहुत अच्छा समय है कि बेच दो। हाँ, लाइफस्टाइल के लिए नहीं करना है। जरूरत मतलब मुझे कोई महंगी टी शर्ट लेनी है, मर्सिडीज खरीदनी है, तब गलत है। कोई लेजिटिमेट जरूरत है, कोई बीमार हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, शादी है बच्चों की, बहुत अच्छा समय है। और दूसरा रीजन ये है कि जब आपको जिस रीजन से आपने उस कंपनी में निवेश किया था वो रीजन खत्म हो गया। जैसे मिड 1990s से आदित्य पुरी जी ने एचडीएफसी बैंक को जैसे चलाया, उनको दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैंकर्स माना जाता है। तो अगर किसी का रीजन एचडीएफसी में इन्वेस्ट करने का ये था कि मैं तो आदित्य पुरी में विश्वास रखता हूं, तो फिर आपको तब बेचना है जब वो रिटायर हो रहे हैं। फिर आपको ये नहीं देखना है कि एचडीएफसी आज कितना अच्छा है, उसके क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपका रीजन था आदित्य पुरी। तो इफ योर रीजन नो लॉन्गर एग्जिस्ट तो आप शेयर से निकल जाइए। आपका रीजन था कि मुझे ये कंपनी इसलिए पसंद है कि ये बिल्कुल फोकस्ड है, ये एक्विजिशन या डाइवर्सिफिकेशन में नहीं जाती। उसने कोई एक्विजिशन कर लिया अनरिलेटेड इंडस्ट्री में, अब आपको नहीं सोचना है वो स्टॉक कितना अच्छा है, फिर आप खुद को मैनिपुलेट कर रहे हो। खुद से झूठ बोलना सबसे आसान होता है। अगर आपने वहां डायरी में तो स्टॉक खरीदते समय वो रीजन लिख दीजिए, वो रीजन उसको फिर हटाना नहीं है। मतलब वैसे प्रांजल जी, मैं जितना भी जोड़ लगाऊं भाई, एक चीज़ मुझे आपसे समझ में आई है कि आप टेक्निकल की तरफ जाते नहीं हो, आप वापस फंडामेंटल की तरफ मूव करते हो। मुझे आता नहीं है सर वो। हाँ, वही प्रिंसिपल्स की तरफ मूव करते हो जी। अब आप वापस रीजन पे आ गए कि भाई मैं क्यों आया, मैं आदित्य पुरी के लिए आया। अभी वो है तो ठीक है, मैं भी हूँ क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट बैंकर रहे हैं, तो लीडरशिप में दम है। अभी कुछ भी हो, मैं इस पे बेट कर रहा हूँ, ये आगे लेके जाएगा। अब आपने एग्जिट में, मैं सोच रहा था कि आप बोलोगे यार डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो स्टॉप लॉस इतने पे लगाओ, वो बातचीत आप करोगे नहीं। मेरे को वो एक थोड़ा सा एटलीस्ट वो स्मेल तो आ रहा है एज ए पर्सनैलिटी कि आप ये रोजमर्रा के नंबर्स देखने में इंटरेस्टेड नहीं। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर मुझे कोई भी डाउन ट्रेंड दिख जाए जो मुझे पता है होने वाला है, मैं अपना ऑफिस, घर, धंधा सब बेच के उसको शॉर्ट करके एक दिन में मल्टी मिलियनर हो जाऊंगा सर। तो मैं लोगों, जब तक मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपना सब कुछ बेच के स्किन इन द गेम करके उस पर एक्ट करूं, तब तक मैं लोगों को कैसे बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग आपको परेशान तो करते होंगे यार, कोई टिप दे दो। कम होता जा रहा है सर, उनको जवाब मिलते नहीं सर। नहीं मिलते जी। अच्छा, वैसे क्योंकि आपका इंडस्ट्री ऐसा है तो मतलब अभी आपके पीछे शादी हुई कब, आई थिंक 6 महीना पहले? हाँ जी, 7 महीने। 7 महीना हो गया जी सर। हाँ, तो मतलब आप लोग की तो शादी नहीं, मर्जर एंड एक्विजिशन होता है। आप लोग का तो मतलब वेडिंग कार्ड भी मतलब ऐसा, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होंगे। सो व्हेन बोथ मी एंड प्रिया, जब हम दोनों 15 साल के थे, तब से हम 11th क्लास से रिलेशनशिप में थे, फिर 15 साल के रिलेशन के बाद, सो वो भी लॉन्ग टर्म था सर। दैट्स वेरी गुड। ऐसा नहीं है कहीं मतलब जो खाना खाने आए थे, मतलब वहाँ पे मेन्यू कार्ड की जगह स्टॉक ऑप्शन हो और खाना खाते वक्त लोग सोच रहे हो, या आप भी सोचते हो कई बार सवेरे क्या रिटर्न मिलने वाला है इसका? सर आप विश्वास नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट इज द लास्ट थिंग दैट आई थिंक अबाउट। ना मतलब मेरे फ़ोन में कोई उससे रिलेटेड ऐप नहीं होता, मैं बल्कि हमारे ऑफिस में मंडे से फ्राइडे मार्केट देखना अलाउड नहीं है। और हम वेल्थ मैनेजर्स हैं, हम HNIs के लिए वेल्थ मैनेज करते हैं, लेकिन हमारे ऑफिस का ये रूल है मंडे से फ्राइडे मार्केट नहीं देखना है, क्योंकि जब हम मंडे से फ्राइडे मार्केट देखेंगे और प्राइस मूवमेंट्स देखेंगे, हमारे सारे प्रिंसिपल साइड हो जाएंगे, हम इमोशंस और नर्वसनेस में एक्ट करेंगे। वेरी गुड। हम लोग क्या डिटॉक्सिफाई करते हैं, ये डिस्टॉकिफाई करते हैं अपने आप को। दैट्स लवली। सो फाइनेंशियल, ऐसे ही आप लोग को बोलना चाहता हूँ मैं कि फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको हटाने के लिए मैंने ये सीरीज शुरू किया है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की एक लेबॉर्ट्री मैंने बिल्ड करने की कोशिश करी है, जहाँ पे ऐसे ज्ञानी बुद्धिमान लोग आते रहेंगे और आकर के अपने इंटेलिजेंस और अपने एक्सपीरियंस से, आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने भी पकड़ी हैं, और शुरू में जो 6 पॉइंटर प्रिंसिपल था, कोशिश करूँगा कि उसका मैं, अगर एक शॉर्ट्स तो नहीं बनेगा लेकिन उसका 2-3-4 मिनट का एक वीडियो है जो बनेगा, जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इंस्टाग्राम पे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं उस प्रकार के, आइए इसको पूरा का पूरा देखिए, इस पॉडकास्ट को। इसमें आपको एक्यूरेसी भी समझ में आएगी, आपको ब्रिलियंस भी मिलेगा, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको डायरेक्शन भी मिलेगा। ये तो ABCD हो गया, हाँ, एक्यूरेसी, ब्रिलियंस, क्लैरिटी एंड डायरेक्शन। तो ये ABCD लेने के लिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम की पूरी सीरीज देखिए, सारे एपिसोड चेक करिए, क्योंकि बिजनेस का मतलब है बड़ा बिजनेस। प्रांजल कामरा जी आने के लिए और अपनी सारे एक्सपीरियंस को इतना फ्रीली अपना दिल से शेयर करने के लिए, और आपकी ह्यूमिलिटी से हमारे को बहुत सीखने को मिला। तो इसी तरह सिखाते रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका
तो हमेशा बारंबार वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए क्योंकि आपका फ़ायदा है। प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।